पाकिस्तान का बंटाधार, बेकार शहबाज सरकार। पीओके बलूचिस्तान, बाकी राह नहीं आसान। खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो। टुकड़े होंगे हजार, पीएलए का जारी सेना संहार। उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। मौलाना का मुनीर को चैलेंज, बेकार है वर्दी गैंग। फौज बनाम फजलू, पाकिस्तान में गृह युद्ध। जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। कभी पूरी दुनिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही घर में घिर गया है। बलूचिस्तान धधक रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हमले थम नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था दबाव में है और अब पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में से एक मौलाना फजल रहमान सीधे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को चुनौती दे रहे हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं दर्शकों, सवाल पाकिस्तान की सत्ता के उस मॉडल का भी है जिसमें हमेशा कहा जाता रहा है कि असली ताकत संसद में नहीं बल्कि जीएचक्यू में बैठी है। लेकिन अगर अब उसी व्यवस्था पर पाकिस्तान के भीतर से सवाल उठ रहे हैं तो क्या यह एक बड़े बदलाव की आहट है? क्या बलूचिस्तान पर इस्लामाबाद की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या पाकिस्तान की सेना एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है? और क्या पाकिस्तान के अंदरूनी उथल पुथल पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति दर्शकों और उसकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है? क्या पाकिस्तान की सबसे कठिन लड़ाई अब सीमा पर नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर है? क्या वर्दी बनाम वोट की टकराहट अब खुलकर सामने आ चुकी है? और अगर ऐसा है तो इसके दूरगामी असर क्या होंगे? क्या सेना के खिलाफ पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह होने जा रहा है? और क्या पाक कई टुकड़ों में बंटने वाला है? एक टुकड़ा पाकिस्तान, दूसरा पीओके और तीसरा खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन फजलुर रहमान ने किस तरह से पानी उतार दिया आसिम मुनीर साहब का, उनको औकात बता दी, उनको चैलेंज दिया है, जरा वो बयान आपको सुना दूं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत। आपने फजल रहमान को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई भारत के लिए रणनीतिक मौका है? क्या भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद के कंट्रोल को ठुकरा दिया? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे विवादित आर्मी चीफ बन गए हैं और अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है पाकिस्तान? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी अपनी ही फौज बन गई है जो चीजों को बेतरतीब तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही? सवाल नंबर 5, क्या सेना की राजनीतिक दखल अंदाजी पाकिस्तान को अस्थिर कर रही है? और इसी पर निशाना फजल रहमान ने साधा है। लेकिन दर्शकों,
अगले 1 घंटे लगातार फजलुर रहमान की बात, उनके नैरेटिव और उनके बयानों को डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने आसिम मुनीर साहब को राजनीति का कहरा पढ़ाया और कह दिया कि राजनीति करनी है साहब तो वर्दी उतारिए, ये बिल्ले कंधों पर लगा के, छाती पर मेटल लगा के आप राजनीति मत करिए। जी हाँ, फजलुर रहमान ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर है, अगर राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनावी मैदान में उतर जाइए, सेना की वर्दी में राजनीति मत करिए। हमला नंबर 2, सेना का काम देश की रक्षा करना है, राजनीति नहीं। ये बात फजलुर रहमान ने की है, नसीहत दी है और उनको आईना दिखाया है सच का। हमला नंबर 3 जो फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा एक सार्वजनिक संबोधन में, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की पकड़ खत्म हो चुकी है। हमला नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। फजलुर रहमान ने 2 टूक कह दिया पाकिस्तान सरकार को कि किस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा व्यवस्था विफल साबित रही है। ये बात फजलुर रहमान ने अपने संबोधन में, अपनी ताकीद में कहा और मुनीर साहब को उन्होंने एक नंबर का बेकार तानाशाह बता दिया। और हमला नंबर 5, आतंकवाद रोकना सेना की जिम्मेदारी है, जनता की नहीं, क्योंकि मुनीर साहब ने जनता से हथियार उठाने की बात कही। हमला नंबर 6, नागरिकों से हथियार उठाने की अपील करना गलत है। यह बात फजलुर रहमान ने कही कि आप जनता से कह रहे हैं कि वो हथियार उठा ले, तो साहब आप क्या कर रहे हैं। हमला नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अगर सेना हर काम करेगी तो सरकार की जरूरत क्या है, फिर सरकार क्या करेगी अगर सेना को सब कुछ करना होगा। सेना सुरक्षा भी करेगी, राजनीति भी करेगी, सियासी बयानबाजी भी करेगी। हमला नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, देश में कानून का राज कमजोर पड़ गया है, यह आईना दिखाया जा रहा है उसी आतंकवादी के जरिए जिसको पाकिस्तान आज तक पालता पोसता रहा है। हमला नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, सरकार और सेना दोनों सुरक्षा देने में नाकाम साबित रहे हैं, उनके निशाने पर सरकार भी है और सेना भी। और हमला नंबर 10 जो उन्होंने अपने बयान के जरिए किया है आसिम मुनीर पर, संविधान के दायरे में रहकर काम करें मुनीर और संविधान के हिसाब से सेना को चलना चाहिए, संविधान सेना के हिसाब से नहीं चलेगा। हमला नंबर 11 जो उन्होंने अपने बयान में दिया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हालात पर सेना विफल रही है, वहां पर हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि मुनीर साहब की सेना ना तो बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाई, ना बीएलए विद्रोहियों को। और हमला नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर जो आखिरी बात उन्होंने कही कि पाक सेना की नीतियां ठीक नहीं, उन नीतियों को भी ठीक करने की जरूरत है। दर्शकों, फजलुर रहमान के हमले, उनके बयानों के मायने मतलब क्या है, ये अगले 1 घंटे लगातार मैं इसका विश्लेषण करूंगा आपके साथ। खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये फजलुर रहमान है कौन जिनसे सेना भी डरती है और सरकार भी जिसके बारे में बात करने से गुरेज खाती है। जरा उनकी डिटेल आपको बता दूं कि फजलुर रहमान है कौन और कितना उनका सिक्का चलता है। डिटेल नंबर 1, 1953 में डेरा इस्माइल खान यानी खैबर पख्तूनख्वा जो अब का है, वहां पर जन्म हुआ था फजलुर रहमान का। डिटेल नंबर 2, पाक की धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के मुखिया चीफ है ये। जी हां, और हर नैरेटिव में आपको दिखाई देंगे ये सरकार। डिटेल नंबर 3, 1988 से कई बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे हैं ये। जी हां, ये शख्स मेंबर भी रहा है। डिटेल नंबर 4, 2004 से 2007 के दौरान पाकिस्तान की संसद में विपक्ष का नेता भी रहा है, यानी ये बहुत गंभीर पदों पर रहा है। 2022 में इमरान को हटाने वाले गठबंधन के प्रमुख चेहरों में भी फजलुर रहमान शामिल था। जरा समझिए कि कितनी पैठ, कितना इंपैक्ट, कितनी धाक, कितना रसूख है पाकिस्तान की सियासत में इस मौलाना का, जिससे सेना भी डरती है और सरकार भी गुरेज खाती है बयान देने से। लेकिन दर्शकों, फजलुर सेना के नैरेटिव को कैसे खतरा है, फजलुर से सेना का जो नैरेटिव है उसे कितना खतरा है और पाकिस्तान में फजलुर की कितनी पकड़ है, कितनी धमक है, कितना इंपैक्ट है, वो बता रहा हूं आपके स्क्रीन पर। इंपैक्ट नंबर 1, धार्मिक नेटवर्क पर बहुत मजबूत पकड़ है फजलुर रहमान की। सियासी पार्टियों के साथ साथ धार्मिक जो कट्टरपंथी है वहां पर, उनमें भी गहरी पैठ है फजलुर रहमान, इसलिए सेना थोड़ा हिचकिचाती है। इंपैक्ट नंबर 2, गठबंधन की राजनीति में ये किंग मेकर कहे जाते हैं और वहां पर बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि जब सरकारें बनी तो इन्होंने मदद की है सरकारों की। इंपैक्ट नंबर 3, पश्तून बेल्ट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा और जो पश्तून इलाके हैं वहां पर बहुत इंपैक्टफुल इनका है, दबदबा है वहां पर, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां इनसे सीधा पंगा नहीं लेती है। इंपैक्ट नंबर 4, सेना भी इनके बयानों को, इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाती है और इसीलिए इन्होंने धड़ल्ले से डंके की चोट पर आसिम मुनीर को आईना दिखा दिया कि साहब बिल्ला चिपका कर, टीन टांग कर कंधे पर सियासत मत करिए। जी हाँ, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान गया, ये फजलुर रहमान क्यों कर रहे हैं, उनके बयान के मायने और मतलब क्या है, अब आपको वो भी बता देता हूं। दर्शकों, फजलुर रहमान ने क्या बोला। जी हाँ, बयान नंबर 1,
पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ खो चुका है। पाकिस्तान दावा करता है कि बलूच उसकी कंट्रोल में है, बलूची विद्रोहियों को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में साहब ऐसा है नहीं। बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की रिट यानी सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार का दखल नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। बयान नंबर 3, जहां सरकार का नियंत्रण नहीं है वहां केवल दावे करने से हालात नहीं बदल सकते। जी हां, उन्होंने ये बात कही है, दावा करने से कुछ नहीं होगा। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। बलूचिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहा। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। बलूचिस्तान में शांति और कानून जो व्यवस्था है बहाल करना राज्य की जिम्मेदारी है, सेना की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी हां, और इसीलिए बलूचिस्तान अब लगभग पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। दर्शकों, बयान नंबर 6 सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीनी की सेना को उन्होंने सच का आईना दिखाया है। बयान नंबर 7, बलूचिस्तान के हालात पर सरकार और सेना को आत्ममंथन करना चाहिए। जरा देखिए, जिस सरकार सेना ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के खिलाफ अब वो अपनी फन को खड़ा कर कर काटने को आतुर है। पाकिस्तान के 100 टुकड़े होंगे, किन किन मोर्चों पर पाकिस्तान जूझ रहा है, जरा दर्शकों वो भी मैं आपको बता दूं। इतना आसान नहीं हो जाता है पाकिस्तान होना, इतना आसान नहीं है पाकिस्तान बन जाना। कैसे? फ्रंट 1, बलूचिस्तान से भी लगातार जंग में मुफ्तला है पाकिस्तान। बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को, उनके जो चौकियां हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की भी मौत हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी एक मोर्चा ले रखा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां पर उनके बीच जंग चल रही है और वहां पर भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है दर्शकों। जी हां, फ्रंट नंबर 3, अफगानिस्तान सीमा पर अब वहां पर जो रौकस है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है। फ्रंट नंबर 5, जहां पर फ्रंट नंबर 4, राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल जो क्राइसिस वहां पर है, वो भी साफ साफ देखने के लिए मिल रही है और उसको भी पाकिस्तान सेना और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फ्रंट नंबर 6, जिस पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, चीन और पाकिस्तान के बीच सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान में वो करने के चक्कर में बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान ने अपने खोए हैं। फ्रंटियर नंबर 7, जहां पर पाकिस्तान जूझ रहा है दर्शकों, वो है भारत के साथ तनाव। पीओके में भी जो चल रहा है वो आपको पता ही है, और एलओसी पर भी भारत के साथ कुछ खास बेहतर रिश्तों में मुफ्तला शामिल नहीं है, इसलिए वहां भी दिक्कत हो रही है दर्शकों। और फ्रंट नंबर 8 क्या है? साइबर सुरक्षा। जी हां, साइबर सुरक्षा क्या है, उस पर भी मसला है। साइबर सुरक्षा में भी बहुत सारी दिक्कतें पाकिस्तान को आ रही हैं, उस मोर्चे पर भी पाकिस्तान लड़ा। दर्शकों, इससे पहले कि हम डिबेट का रुख करें, एक बार फिर से मैं आपको सुनवा दूं कि फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा है आसिम मुनीर को लेकर। सुनिए, फिर फटाफट हम डिबेट का रुख करेंगे। हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। दर्शकों, आपने फजलुर रहमान की बातें सुन ली। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, स्वागत कीजिए संजीव मैनीरत्ता साहब का, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। श्रुतिदास गुप्ता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार है श्रुति मैम, बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा अहमद मुस्तकिन साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बलूचिस्तान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत इरशाद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया।
आपने वक्त निकाला डिबेट के लिए। सबसे पहले संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। फजल रहमान ने एक पब्लिक संबोधन में, एक पब्लिक स्पीच में औकात बता दिया आसिम मुनीर की कि बिल्ला टांग कर टीने कंधों पर लगाकर आप देश नहीं चला सकते। राजनीति करने का इतना मन है तो वर्दी छोड़िए, आइए सियासत में उतरिए, चुनाव लड़िए, फिर समझ में औकात आपको आ जाएगी कि राजनीति और सेना का काम दोनों अलग अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के हिसाब से चलो साहब, तुम देश की पॉलिटिकल रेजिम को कंट्रोल मत करो, तुम्हारा काम है सरहद की निगहबानी, देश की निगहबानी, उसी में लगे रहो। वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो। बलूचिस्तान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तहरीके तालिबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पीओके तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अब तुम राजनीति में भी अपनी नाक डाल रहे हो। संजीव सर। नमस्कार अमित जी, और फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करना शुरू करना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है वो थोड़ा दयनीय भी है, हास्यप्रद भी है। आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन का, आर्मी की सिचुएशन का, बलूचिस्तान का, पख्तून का, और बाकी जो उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या सोशल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उसके अलावा परेशानी ये है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो आज से नहीं, पिछले 80 साल में 70 साल तक वही रूल कर रही है और उन्होंने अपनी जड़ें काफी मजबूत की हुई हैं। पहली बात तो ये है, और वो हमेशा पैरेलली, भले उनकी अपनी गवर्नमेंट हो या वो सिविल गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, उनकी जड़ें ऐसी है कि वो कंटिन्यूसली उनके साथ काम करते हैं और किसी भी सरकार को उनसे मिलकर ही काम करना पड़ता है। दूसरे, आज जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान को इमीडिएट सर्वाइवल की ज्यादा जरूरत है और उसका सारा ध्यान अपने इमीडिएट सर्वाइवल पर है, ना कि फ्यूचर डेवलपमेंट पर। वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतने लोन्स और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वो फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है उनके लिए। वो अभी सिर्फ अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, इमीडिएट सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ डिलेमास हैं उनके जियोपॉलिटिकली, क्योंकि नेबर उनका है ईरान, सारा उनसे मदद वो लेते हैं, मगर उनका जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो सऊदी अरेबिया के साथ, और आज भी, आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, उनकी हजारों की फौज और एयर डिफेंस एलिमेंट और फाइटर प्लेन्स वो सऊदी अरेबिया में ईरान से लड़ने के लिए तैयार है। तो उनकी ऐसी स्थिति है कि जिनसे भी वो मदद ले रहे हैं उनसे पैसे लेकर अपना काम चला रहे हैं। अमेरिका हालांकि उनके साथ कई बार उनकी मदद करता है, मगर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो बताती है कि ईरान से भी ज्यादा खतरा दुनिया को और अमेरिका को पाकिस्तान से है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें, उनके पास एक फ्रंट नहीं है लड़ने के लिए, उनके पास बहुत सारे फ्रंट्स हैं, और इंडिया तो अभी एक छोटा फ्रंट हो गया उनके लिए, क्योंकि उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जो हैं और इमीडिएट क्राइसिस जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अभी वो इंडिया के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। जी सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं अहमद साहब के पास जाऊं, इरशाद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। कम से कम अब तो इस बात से आप डिनाई नहीं करेंगे, फजल रहमान कोई हमारे आदमी तो नहीं है, ना हमारे एजेंट हैं कि वो आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ, आपकी सेना के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर ने सच में देश का बेड़ा गर्क किया है, और ये बात फजल रहमान की बातों से समझ में आता है। आप हमेशा डिफेंड करते रहते हैं अपने सेना प्रमुख को, लेकिन देखिए फजल रहमान ने साफ साफ कह दिया, ना तुमसे बलूच संभला, ना पीओके, ना तुम अफगानिस्तान में लड़ पा रहे हो, नाक डाल रहे हो पॉलिटिक्स में अपनी। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि सियासी तकारीर होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उसमें जो भी कहना होता है इंसान ने कहता है। आपने उसको इतना बड़ा इशू बनाया, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चाहते क्या हैं आप और सोचते क्या हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर है, एक मदरसे में उन्होंने तकरीर की, अपने जो भी लोग होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनकी एक सियासी जमात भी है, एक मजहबी जमात भी है, और उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, और वो सब तमाम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी से मोहब्बत करते हैं। एक लीडर जो होता है वो अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को जब तकरीर करता है, मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करता है, किसी के खिलाफ बात करता है, किसी की फेवर में बात करता है। देखिए, अगर उन्होंने तकरीर की है, ये इनकी ज़ाती सोच है, जो उनकी सोच है वो उनको मालूम है कि उन्होंने क्या सोचा और क्यों ऐसी बात की। उससे आपका क्या लेना देना कि आप कहें कि जी मेरी आर्मी कमज़ोर हो गई, मेरा पाकिस्तान कमज़ोर हो गया, मेरे पाकिस्तान में जलाओ गिराओ हो गया,
मेरे पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े होने वाले। ये आपकी सोच है जो पिछले 78 साल से सोचते आ रहे हैं। आपने कहा कि आर्मी ने पाकिस्तान की जड़ें मजबूत, देखें जड़ें नहीं, पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को इतना ताकतवर बनाया कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान में बुलाया। देखें मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, मैं अगर कोई बात आपसे कर दूं आज तो उसको इतना बड़ा बनाएंगे आप कि पाकिस्तान टूट गया और पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलहदा हो गया और खुदा न खास्ता KPK अलहदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप बात कर रहे थे KPK में बहुत हंगामे हो रहे हैं, खुदा की कसम इतना अमन इतनी शांति है कि आपकी सोच होगी। हाँ, बलूचिस्तान में मेरे चंद दहशत गर्दों ने हमला किया मेरे जवानों पर, उन्होंने कुर्बानियां दी किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। और यही कुर्बानियां रंग लाई जिसके लिए हमने हिंदुस्तान को भी मजा चखाया और पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया। देखें आप तो बात करते रहिए, हम आपकी बातें सुनते हैं, हम आपकी सोच देखते हैं, आप क्या बोलते हैं वो भी सुनते हैं। अभी अहमद मस्ती बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या कहेंगे मुझे मालूम है, ये क्या कहेंगे। वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि ये कहां वो भी आपको सपने से जगाएंगे, नींद से। देखिए सुनिए इरशाद भाई, जिस नींद में आप हैं उस नींद से आपको ये उठाने वाले अभी। हाँ, आप जरा सुनिए, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, इस वक्त लंदन में हूँ। मैं अहमद मस्ती भी लंदन में है, तो हम इनको मिलते हैं, इनको चाय पिलाते हैं आज यहाँ करके। लंदन में नहीं हूँ, वॉशिंगटन डीसी में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सोच बदलिए, खुदारा सोच बदलिए। पाकिस्तान अहमद मुस्तकिन साहब, फजलुर रहमान का ये बयान इस बात की तस्दीक है कि वहां की पॉलिटिकल रेजिम को जिस तरह से दीमक की तरह सेना चाट रही है। मुझे पता है कि इरशाद भाई नहीं बोल सकते हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ, ये बात मुझे पता है। नहीं सर, आप नहीं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं बात कर सकता मुनीर के खिलाफ, कोई नहीं बोल सकता। अहमद मुस्तकिन साहब, आप फजलुर के इस बयान को कैसे देखते हैं? और बलूचिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान पर हावी हुआ है, जिस तरह से बलूची विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना रेंजर्स की नाक में दम कर दिया है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान सरेंडर है। फजलुर रहमान ठीक ही कह रहे हैं कि आपके यहां से बलूचिस्तान जा चुका है। ये आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। मेरा असल में नाम मस्ती खान है। मस्ती खान इस वजह से ताकि पाकिस्तान की फौज की मस्ती हम निकालेंगे बलूचिस्तान में। तो मस्ती खान मेरा नाम। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ हाँ। कि ये लोग सेल्फ डिनाइल में हैं, डिनाइल में रहते हैं। डिनाइल में रह के इन्होंने पहले भी जो है अपने मुल्क को आधा करवाया। फौज ही जिम्मेदार थी, इसमें कोई शक नहीं है। सिविलियंस का काम नहीं था, फौज ने ही मुल्क को पहले 71 में जो है 2 लाख किया। अभी भी देखिए बलूचिस्तान इनके हाथ से जा चुका है। बलूचिस्तान के लोग तो रोज अव्वल से इस सेटअप का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। जब आपने आके जबरदस्ती जोर से उनको मिलाया, तो आपको वहां पर अगर गुड गवर्नेंस आप करते, अगर आप पार्लियामेंट को छोड़ते, अगर आप अदलिया की बालदस्ती होती, अगर आप वहां पर प्रेस को आज़ादी देते, तो शायद जो है लोग आप उनके हुकूक देते। देखें, ये पंजाबी जिहादी फौज जो है, इनके दिमाग में जीरो। पाकिस्तान की फौज है, पंजाब की फौज नहीं है, तमाम पाकिस्तानी फौज। आप देखें, ये बात कर रहे थे, हमने इनको कभी नहीं रोका। आप पंजाब सिंध की बात सुनिए, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की इतना कमजोर मत बनिए इरशाद भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, हैव सम पेशेंस। बिल्कुल नहीं तो आप इतना कमजोर मत बनिए। सुनिए मुस्तकिन साहब को सुनिए। आप जब बोल रहे थे वो चुप थे। इरशाद भाई, आप जब बोल रहे थे उन्होंने शांति से आपको सुना है। मुस्तकिन साहब प्लीज गो, गौर से सुनते रहे। इनको ये शर्म आनी चाहिए। ये पंजाबी जिहादियों ने ये कह रहे कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। कश्मीर में इनके फौजी एक मस्जिद में घुसे हैं बूट के साथ। मस्जिद में लोगों से कुरान इन्होंने छीना है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? वहां के सरदार उमर नजीर का बयान देख लें। क्या रॉ का प्रोपेगेंडा है? आपके फौज ने अपने मुंह काला करवाया है। ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मुस्तकिन भाई वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप। को कत्ल किया। आपकी फौज हमारे महिलाओं को अगवा करके ले जा रही है। ये भी झूठ बोल रहे हैं। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, इनकी फौज मैसिव बलात्कारी कर रही है, औरतों का, बच्चों का, मर्दों का। ये जो है हिटलर के फौज से भी खराब है। हमारे अच्छे भाई जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया इनका लिए छोटा मसला हो गया। नहीं, इनका तो मसला ही इंडिया है।
इनका तो ये तो शुरू दिन से ही वो तो आपको झूठ कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं अहमद भाई, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चे होते तो बलूचिस्तान में होते, सच बोलते तो बलूचिस्तान में आके बोलते हैं ना। आप ये हमें अमेरिका छोड़ते में, हैं ये लंदन में बलूचिस्तान बैठ के में, झूठ बोले। आप हमें बलूचिस्तान में छोड़ते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बलूचिस्तान बात में कर रहे आइए हैं ना, भैया? अगर सच बोलते हैं तो। देखें, आप क्या खिदमत बात कर कीजिए रहे अपने हैं? लोगों की, बलूचिस्तान की देखिए, खिदमत मौलाना कीजिए फजलुर रहमान जिस ने तरह हम आपको लोग सही खिदमत कहा, कर रहे और हैं अपने मौलाना मुल्क में फजलुर बैठकर। रहमान कोई मामूली इंसान नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसके डीप स्टेट के बहुत बड़े आदमी है वो। उन्हीं का जो है सारा आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है उनका पाकिस्तान के ऊपर। जब वो मुल्ला मुनीर को कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए, इनको सुनना चाहिए। और ये जानते ही अपने आप को कहते हैं कि नवाज शरीफ के बंदे हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने कैसे जलील किया था, हम अल्लाह के टैंक बंदे के हैं, अंदर अल्लाह डाल के के बंदे हैं, हम लाके। किसी के बंदे नहीं हैं। हम अपने नहीं, माँ आप बाप कहें की ना आप औलाद है नवाज और अल्लाह शरीफ के के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह के बंदे, आप कहाँ के बंदे हैं अल्लाह भैया? के आप बंदे हैं, अमेरिका के बंदे हैं। हम किसी के बंदे अमेरिका नहीं के हैं। गुलाम हैं आप। हम अमेरिका के पूरी आपके दुनिया के शहबाज साथ खड़े शरीफ ने हैं, कैसे दुनिया चमचागिरी की? हमारे साथ खड़ी है, हम पूरी नहीं, दुनिया के आपकी साथ खड़े हैं। चमचागिरी हम शहबाज पूरी शरीफ दुनिया ने हमारे कैसे साथ अमेरिका खड़ी है, की पाकिस्तान पूरी के दुनिया साथ के खड़ी है। आगे? आप कहाँ खड़े हैं, मुझे पंजाबियों ये को शर्म बताइए। आनी चाहिए। आप पंजाबी जिहादी मेहरबानी करके अपने घर में बैठे, हम दूसरों के घर पाकिस्तानी, की तरफ ना हम नजर उठाएं। पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान है, आप हम अजीम पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान है। भला है? पाकिस्तान किस चीज का नाम है? हम पाकिस्तान एक पाकिस्तान अजीम कोई मुल्क है, कोई जिससे 90 भागकर साल आप पहले गए, लफ्ज था? जिससे भागकर आप गए, पाकिस्तान 90 जिसका साल नमक पहले कोई खाया लफ्ज था? आपने, भाई मुझे जवाब जहाँ दे, बड़े हुए मुझे आप, जवाब जहाँ दे। पैदा हुए नहीं, आप, मुझे वहां से जवाब भागे दे। आप आप पाकिस्तान की मुझे बात जवाब करते दे, हैं। 90 साल पहले पाकिस्तान कोई लफ्ज था या आप नहीं था? बात ये करते मुझे हैं जवाब दे। पाकिस्तान की। नहीं, आप कब, जहां से कितना पैदा पुराना हुए, लफ्ज है ये? जहां का नमक खाया, कितना पुराना लफ्ज है जहां का भैया? खून पिया, मुझे सिर्फ जवाब जहां दे से देना। बड़े होकर वीजा लिया, हाँ जहां भाई, से भाग करके गए आप, कहाँ जहां भी का मुल्क में आपका जितने भी हैं, पाकिस्तान? उस अजीम पाकिस्तान मुल्क का के नाम ले हमें रहा हूँ। हमारे हमें सिर्फ लूटा है पाकिस्तान ने। हमारे हमें क्या सिर्फ लूटा है आपको? हमारे शहीदों आपको की, वीजा लेकर दिया, हमारे पाकिस्तान के नाम से शहीदों वीजा की लेके खून, बैठे हैं आप। आप और हमारे दरमियान आप जिहादी हैं। आप इंडिया के ऊपर मुझे बार अच्छा बार लगता इल्जाम है, लगाते हैं। मुझे अच्छा लगता है इंडिया जब अगर आप हमें झूठ सपोर्ट बोलते कर हैं, रहा होता ना वरना भाई, बहुत अच्छा लगता है 50 जब साल आप अपने पहले हिंदुस्तान के बलूचिस्तान चैनल आजाद में हो बैठ चुका करके होता। झूठ बोलते हैं। इंडिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारी तो गिला इंडिया से ये है। और मैं अभी आपने एक बात किए थे भाई, मैं देखे एक अर्ज करता हूं, इंडिया हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम भारत माता कहते हैं, लेकिन मैं अफसोस से कहना पड़ता हूं, लेजी एलिफेंट, लेजी एलिफेंट, लेजी एलिफेंट के वजह से ये जिहादी अपना इतना दुम हिलाते हैं। इनको थोड़ी सी अच्छी तरीके से तुम नहीं मोचने लाते। लगे तो होश अच्छा, आ जाए। भगौड़े कहाँ जाते हैं भागकर? मुझे ये बताइए, भगौड़े कहाँ बैठे हैं? क्या बोले इनको, क्या ठीक है। बोले बलूचिस्तान से क्या प्यार बोले? करते हैं तो बलूचिस्तान आते क्यों नहीं है? भाई आपको, आपके पाकिस्तान के हमारे खिलाफ नौजवान बात आपसे लड़ करते रहे हैं हैं तो ना। पाकिस्तान का खाते क्यों हमारे हैं? नौजवान ने अगर आपके पाकिस्तान के कोस्ट लिए, पाकिस्तान के लिए गार्ड को जहर कैसे, उगलते हैं तो आपके कोस्ट पाकिस्तान गार्ड आते का क्यों देखें हैं? वीडियो, आपके जाके अबाव देख लें। अजदाद पाकिस्तान में, मेरे आपके बेटों तमाम बड़े ने और पाकिस्तान बेटियों में। ने आपके कोस्ट गार्ड का क्या हाल किया, वीडियो देख मैं लें। कह रहा हूँ क्या मेरे बेटे हैं, आपके मेरे अबाव बेटे हैं, अजदाद पाकिस्तान में, आप मेरे पाकिस्तान बेटे को और गाली बेटे, दे रहे हमारे हैं, अब्बा आप गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को, जिन्ना जो आप मरबूत, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर आप रहे हैं, जिन्ना और आप फातिमा अपने का अबाव किस्सा अजदाद मुझसे, को गाली दे रहे हैं, जिन्ना आप और अपने माँ फातिमा बाप का को गाली किस्सा दे रहे हैं। मेरे मुंह से आपको सुनना शर्म चाहते आनी हैं? चाहिए कि अपने नहीं, दादा मुझे बाप दादा को गाली बात दे सुने, रहे हैं। बात सुने। पाकिस्तान को आप गाली जिन्ना देने और का फातिमा मतलब है के अपने अबाव अजदाद को गाली देना। ठीक है श्रुति मैम, जिन्ना और पाकिस्तान को ठीक गाली है। देने फातिमा का का मतलब है किस्सा अपने मुझसे बाप को सुनना गाली देना। चाहते हैं आप? पाकिस्तान को गाली देने का मतलब जिन्ना है अपने और दादा को गाली फातिमा देना। का किस्सा आपको मुझसे शर्म आनी सुनना चाहिए चाहते मैम, मैं हैं आपके जब आप पास आ रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ बोलते ठीक हैं, है इरशाद भाई, पाकिस्तान इरशाद के भाई, खिलाफ जहर उगलते ओके, हैं। जस्ट होल्ड ऑन इरशाद भाई, मैं आपके पास आता हूँ। श्रुति मैम, इन्होंने बार बार इंटरप्ट किया जी। ठीक है बहुत मुस्किन भाई, गलत ठीक बात है, नहीं ठीक किया है। मैंने, गाली देते हैं अमर भाई, मैं पाकिस्तान को, आता हूँ, खाते आता हूँ। पाकिस्तान का है। इरशाद मियां, वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स को गाली दे रहे हैं, आपको थोड़ी गाली दे रहे हैं, आप चिंता नहीं करिए। श्रुति मैम, मैं नहीं आपके देना पास आ चाहिए, रहा हूँ। अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। एक सवाल मेरे पास है बड़ों की इज्जत को लेकर भी। श्रुति मैम, एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान में कोई छोटा आदमी बोले तो पाकिस्तान उसको डिनाई करता है, कोई एक्स फौजी बोले तो डिनाई करते हैं, कोई बलूची नेता बोले तो डिनाई करते हैं, भारत बोले तो डिनाई करते हैं, दुनिया बोले तो डिनाई करते हैं। लेकिन इनकी पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे मजबूत, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फजलुर रहमान कोई हल्का आदमी नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। इतना बड़ा तमाचा मारा है आसिम मुनीर के चेहरे पे, इरशाद भाई से बोला नहीं जा रहा। उनको पता है कि कुछ कह दिया ना तो जो गर्दन की नस है वहां तक हाथ पहुंच जाएगा फजलुर रहमान का और सेना का भी। श्रुति मैम,
देखिए, JUIF जिस पार्टी के ये मौलाना हैं, उनकी सिर्फ 10 सीटें हैं इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। तो उनका किसी तरह से ऑब्जेक्शन रेज करना करंट शहबाज शरीफ की रजीम को या आसिम मुनीर द्वारा कंट्रोल शहबाज शरीफ रजीम, जिसको द करेक्ट फ्रेज टू यूज, वो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो फुल मेजोरिटी एंजॉय करते हैं। पर ये इंसान जो है, ये देवबंदी मदरसों के हेड हैं, और इन देवबंदी मदरसों के हेड होने के नाते इनका जो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है आपके खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में बहुत स्ट्रांग है। इनकी बात को वहां के लोग मना नहीं करते हैं। KPK ऑलरेडी एक अंडर स्ट्राइफ उनका रीजन है। क्यों अंडर स्ट्राइफ है वहां पे? आपका TTP का लेके बहुत ज्यादा उनका प्रॉब्लम चल रही है। अफगान और पश्तून पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बार बार विद्रोह कर रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स इसको ISI के वगैरह का नाम देके अफगान के ऊपर या तालिबान का नाम देके अफगान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो इस जगह से जब वो इंसान बोल रहा है, ये जरूर उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट किया है, ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला है, उन्होंने अपनी एक किसी गैदरिंग के अंदर बोला था। पर जब वो ऐसी स्टेटमेंट्स ओपनली बोल रहे हैं, और क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर हैं जिनकी मास फॉलोइंग आपके पाकिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने भी कबूल करी है, तो जब वो ऐसी स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो रिलीजियस फैक्शंस हैं वो भी दूर होते जा रहे हैं। एक और मौलाना थे जो आपके POJK के थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि हमें अब नहीं चाहिए पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान ने POJK की, पाकिस्तान की आर्मी ने POJK के अंदर जो अटैक्स करे थे, और जो उन्होंने एकदम पंजा कसा हुआ है वहाँ के लोगों के ऊपर, जो डेथ्स हुई हैं, इंजरीज हुई हैं, उसको लेकर भी एक मौलाना बोल रहे हैं। तो अब अगर आप इतने सारे रिलीजियस हेड्स को आप देखना शुरू करेंगे, पूरा आइडियोलॉजी पाकिस्तान का एज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर जो है बेस किया हुआ है। अगर वही मौलाना आपको पलट के बोल रहे हैं कि आप जो हैं देश को डुबा रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं, आपकी आर्मी जो है खुद ही के लोगों के ऊपर जुल्म करने पे तुली हुई है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना अपने ही देश को मुश्किल होता जा रहा है, तो ऐसे मौलाना चाहे वो ऑपोजिशन में 10 सीटों के साथ लेके बैठे हों, वो ऑन ग्राउंड काफी इंपैक्ट क्रिएट करता है। जो पहले आपके इमरान खान के टाइम में जो बात हो रही थी ना कि कौम और आर्मी के बीच में ऐसे फासले नहीं होने चाहिए वगैरह, ये उसी डायरेक्शन में दोबारा जो है कॉन्वर्सेशन मुझे जाती नजर आ रही है, जहां पे लोकल रिलीजियस लीडर्स जो हैं उनका फेथ करंट रेजिम के ऊपर से उठ जा रहा है। उनको जस्टिस या उनको किसी सॉर्ट ऑफ रिलीफ की एक्सपेक्टेशन उनकी आर्मी लेड गवर्नमेंट के साथ नहीं रह गई है। और फिर से आप देखेंगे कुछ महीनों बाद यही दवाए से डायलॉग्स भी आने शुरू हो जाएंगे कि कौम और आर्मी के बीच में ऐसे फासले नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको दोबारा सुनने में मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का समय हो, चाहे अब का ये जो मौलाना जी का समय है, या इससे पहले का भी जितना समय रहा है, ये बात सही कही आपके डिफेंस एनालिस्ट ने कि जड़ों तक घुसी हुई है अंदर तक इनकी आर्मी। वो आपके फौजी कॉन्फ्लिक्ट से लेकर आपके मिलिट्री डिसीजंस को लेके सब डिसाइड करती है। आपके कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो नहीं है, जहां कोई भी आपका स्टेट हेड जो है जाता है, जहां उन्होंने MOU साइन करना होता है या पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, वो आसिम मुनीर के बिना नहीं जाते हैं। ये एक ऐसा जनरल है, ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो सूट बूट पहन के जाता है पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर। ये किसी भी दुनिया के स्टेट में नहीं होता है अनलेस वो एक अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, मिलिट्री लेड रेजिम होती है। तो ये जो पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, ये बहुत साफ तरीके से बता रही हैं कि आर्मी लेड नेशन है। आर्मी की जड़ें इतनी ज्यादा अंदर घुसी हुई हैं, और उन्होंने कंट्रोल, क्योंकि उनको निकल रहा है हाथ से, लोकल लोग परेशान हो रहे हैं इस लेवल तक कि अब रिलीजियस लीडर्स भी आके बार बार बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हमें भी विद्रोह करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें भी आगे जाके अपने फॉलोअर्स को जवाब देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट को अगर छोटा बोल के कि वो अपने आप पर्सनली बोल रहे हैं, या उनका क्या इरादा था, वो छोटा इरादा होगा, या आपने न्यूज बढ़ा चढ़ा के कर दी है, आज आप इस बात को, न्यूज को आप छोटा कर सकते हैं, आप उसको दबा सकते हैं, पर इसके रेपरकशंस आने वाले दिनों में आपको खुद KPK में दिख जाएंगे, आपको खुद नजर आने लगेगा कि लोग वहां पे आके किस तरह से विद्रोह करेंगे। ऑलराइट, संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ चंदा मामा और पंचतंत्र की किताबें आया करती थी, उसमें कबूतर था। जब बिल्ली उसको खाने के लिए आई तो कबूतर ने आंख बंद कर ली, उसको लगा कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली मुझे मारेगी नहीं। पाकिस्तान हर चीज़ पर आंख बंद करने लगता है। फजलुर कुछ कह दे आंख बंद, अमेरिका कुछ कह दे आंख बंद, भारत आतंकवाद के मसले पर उन्हें घेरता है तो आंख बंद। ये बलूचिस्तान, तहरीक तालिबान और POK, ये 3 फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं। मुझे इस बात का भरोसा है संजीव सर कि इरशाद भाई जानते हैं
कि कितनी बड़ी मुश्किल पाकिस्तान को करेगा, लेकिन उसके बाद भी आंख मूंदे हुए हैं। सर, अभी जो फ्रेश डिस्प्यूट चल रहा है बलूचिस्तान का और पीओके में, वो कितना इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान के रेजीम को और वहाँ की चीज़ों को सर? जी हाँ, वैसे आंख मूंदे हुए नहीं है, वो आंख दिखाते हैं ये सोचकर कि शायद उससे उनका सर्वाइवल हो जाए। तो हर एक देश को अपना सर्वाइवल किसी भी तरीके से करना पड़ता है, भले ही वो टेररिज्म से ही क्यों ना करना पड़े। राइट। और जिस तरह से आपने वो मौलाना का एक सेंटेंस सुना कि आर्मी भी उनसे कहती है कि आप अपने ग्रुप्स और नए तैयार करो ताकि वो बलूचिस्तान से लड़ सके या किसी और से लड़ सके। तो मतलब आप उसको और भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया में देखिए, जहां भी अगर आप रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो देश कभी भी बहुत ज्यादा तरक्की वाले जितने देश हैं पूरी दुनिया में, टॉप 10 देश ले लीजिए, वो रिलीजन को बहुत प्राइवेट रखते हैं। उसे रिलीजन से देश नहीं चलाते हैं, और इसीलिए वो इतने मजबूत और डेवलप्ड नेशंस हैं। तो जब तक आप इस तरह से देश चलाने की कोशिश करेंगे तो आप क्राइसिस में तो रहेंगे ही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक तरफ से नहीं, उनके पास 10 तरफ से क्राइसिस हैं, और उन 10 क्राइसिस को अगर आप कोशिश करेंगे किसी भी तरह से उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप गलतियां करेंगे ही। और अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो आप सिर्फ सर्वाइवल का सोच रहे हैं, और वही हो रहा है कि सिर्फ आप सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आज से 10 साल बाद पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए या 20 साल बाद पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए। मेन परेशानी ये है। और जैसा कि हिस्ट्री है, कभी भी और ज्यादा स्थिति खराब होगी तो आर्मी फिर से टेक ओवर कर लेगी, उनके लिए तो कोई ये बड़ी बात और नई बात है भी नहीं। और जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, अभी भी इमरान खान फैक्शन का उस पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंस है, और कभी भी ये वाली फैक्शन अगर कमजोर होती है किसी भी कारण से तो वो फैक्शन दोबारा से ऊपर उभर कर आ सकती है। और अगर आर्मी का डिसीजन कुछ चेंज होता है या अमेरिका का डिसीजन कुछ भी चेंज होता है तो आप देखेंगे कि ये सब बाकी सब प्रॉब्लम्स तो इनके पास जो हैं वो है ही, पॉलिटिकल प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। बाकी बलूचिस्तान को अभी रोकना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन इसलिए भी है कि कुछ एरियाज तो उन्होंने टेक ओवर ऑलरेडी कर लिए हैं जहां पर पाकिस्तान की रेट आज नहीं चलती है, और उनके काफी फौजी भी वो होस्टेज बना के रखते हैं, जहां भी जो मारे नहीं जाते हैं कुछ होस्टेज भी रहते हैं और वो उनको होस्टेज ही रखते हैं। और ऐसी कुछ चीजें आपको बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कुछ चीजें आती भी हैं कि कुछ एरियाज, यू कैन से परसेंटेज वाइज यू कैन से 1/4 ऑफ द एरियाज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एज ऑन टुडे। और वो सच्चाई है, उसमें पाकिस्तान भी कहीं मना नहीं कर सकता है। हालांकि आर्मी उसे दोबारा से कोशिश करती रहती है, मगर आर्मी की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब वो आवाम के साथ पूरे आवाम को अपने अगेंस्ट देखती हैं तो उनके पास भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो इस बारे में अगर कोई और आपके पैनलिस्ट बोलना चाहें तो फिर हम और डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट सर, अहमद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। पाकिस्तान में चूंकि बलूचिस्तान के हालत हाजरा आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा, पाकिस्तान तो अपना पक्ष बताएगा। अभी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन बलूचिस्तान में है अमर साहब, अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली वहाँ पर? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इस 6 महीने में इनके जो जिहादी फौजी हैं 1000 से ज्यादा वहाँ मारे गए हैं। हमारे सरमाचारों को ये हाथ नहीं लगा सके। ये लोग जो रिस्पांस करते हैं उसमें ये लोग जो आम लोग हैं, आम जिनका के लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको ये लोग उठा के ले जाते हैं, उसको कत्ल करते हैं बेदुरेक, इनडिस्क्रिमिनेट। और ये बात जो है मेजर आदिल राजा साहब ने खुद अभी कुछ दिनों पहले कहा कि ये लोग जो हमारे जो लोग इन्होंने अब तक उठाए हुए हैं, फिर ये उनको जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने इनको इस ऑपरेशन में मार दिया है। इनके बस की बात नहीं है। जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारा इलाका इतना वसी है, ये मान चुके हैं। इनके जो ख्वाजा आसिफ हैं, शायद उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इलाके बहुत बड़े हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज को जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, उनके फर्जन जो इनका आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, अब उन्होंने जनरल चौधरी ने उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो है 40 सोल्जर इन्होंने मार दिए।
तो ये अब एडमिट करने लगे हैं और इनको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितने दिन तक ये छुपाते रहेंगे। मैंने किसी को यहाँ पर कोई गाली नहीं दी, और ये मौसूफ कह रहे थे कि हम गाली दे रहे। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या मैं किस्सा बता दूं जिन्ना साहब की। मैं तो देखे जिन्ना मरदूद ने, मैं क्यों ना कहूं। ठीक है देखिए अहमद साहब, मेरे पास आखिरी का 40 सेकंड बचा हुआ है। मैं थोड़ा उनसे इरशाद भाई से एक रिएक्शन, इरशाद भाई प्लीज रिएक्ट करिए। एक चीज सिर्फ कहने दीजिए, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए, अगर ये कोई कह रहे थे इस्लामी मुल्क बनाता है, ये कह रहे थे कि मुल्क का यही हाल हो। ठीक है इरशाद भाई प्लीज गो अहेड, 40 सेकंड्स टू यू। ये भी कह रहे थे कि हमने किसी को गाली नहीं दी। देखें, अपने मुल्क को, अपनी धरती को बुरा कहना ये गाली होती है। जरूरी नहीं कि माँ बहन की गाली आप दें किसी को। जहाँ आपके आबाओ अजदाद, जहाँ माँ बाप, जहाँ आप पले बड़े, जहाँ पैदा